वेलकम टू सीसीजा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है, जिसका सेकंड चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोग विभव और विभवांतर दोनों को क्लियर कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे विभव को प्रवाहित करने वाले कारक, विभव को कौन कौन से चीज आपको प्रवाहित करता है, ठीक है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, किसमें कम आता है, किसमें ज्यादा आता है, किसमें बढ़ोतरी होती है, किसमें वृद्धि होती है, किसमें कमी आती है, किसमें ज्यादा होती है। तो एट फर्स्ट आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को हम लोग देखते हैं क्यू से, ठीक है। आवेश की मात्रा बढ़ने पर आपका विभव बढ़ जाता है, क्लियर। जैसे जैसे आप आवेश को बढ़ाते जाओगे, क्लियर, जैसे कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आप जितना आवेश की मात्रा को बढ़ाओगे, आवेश के बढ़ने पर आपका विभव का मान बढ़ते जाता है। दूसरा आते हैं हम लोग चालक के क्षेत्रफल पर। चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल आपका बढ़ेगा, क्योंकि इस तरीके से देखिए, इस रूम की चौड़ाई आपकी 10x10 का है। अगर 10x10 में आवेश की मात्रा जितनी रहेगी 20x20 का रूम आ जाएगा, उसके बाद 40x40 का रूम आ जाएगा, 80x80 का रूम आ जाएगा, तो उसमें आपका क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा आपका आवेश की मात्रा में कमी आएगा, मतलब विभव का मान कम होगा। नाउ थर्ड, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, जब भी हम आवेशित चालक के समीप अन्य चालक रखते हैं तो उसमें विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कम होगा। पहले आप एक हो तो 2 रोटी खा रहे हो भाई, उसी टाइम पे 2 आ जाएगा तो 1-1 रोटी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार 4 लोग आ जाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 6 लोग आ जाएंगे तो और आधा आधा हो जाएगा, 8 लोग आ जाएंगे तो और आधा आधा हो जाएगा, 10 लोग आ जाएंगे तो और आधा आधा हो जाएगा। उसी तरीके से आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति लाएगा तो विभव आपका कम हो जाता है। तो चौथा नंबर है हमारा चालक के परितः माध्यम। तो चालक के परितः माध्यम पर डिपेंड करता है के परावैद्युतांक होता है, जिसमें v/k होता है, उसकी व्युत्क्रमानुपात होता है। इसलिए जब भी चालक के परितः माध्यम आता है तो उसमें विभव का मान कम होने लगता है। तो विभव के प्रवाहित करने वाले कारक आपका 3 नंबर का आता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो यहाँ पर आपको तीनों को लिखना पड़ेगा। पहला आवेश की मात्रा, आवेश बढ़ने पर विभव का मान बढ़ जाता है। दूसरा चालक के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाता है। नाउ थर्ड, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, जिसमें विभव कम हो जाता है। नाउ फोर्थ, चालक के परितः माध्यम, जिसमें विभव का मान कम हो जाता है। तो विभव का मान कम होता है कंडीशन में आता है, तो विभव का मान कम होगा जब चालक के परितः माध्यम लाएंगे के परावैद्युतांक का। दूसरा कब कम होगा, जब आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति लाएंगे तब कम होगा। और किस किस चीज में बढ़ेगा, तो जैसे हम लोग आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ जाएगा, प्लस चालक की क्षेत्रफल बढ़ाने पर हम विभव का मान कम हो जाएगा। तीनों स्थिति में आपका विभव का मान कम हो रहा है, केवल एक स्थिति में बढ़ रहा है, वो है आपकी आवेश की मात्रा। ये आपका विभव को प्रभावित करने वाले कंटेंट इतने में ही आपका समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है समविभव पृष्ठ, क्लियर। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ, क्लियर, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव नाम से स्पष्ट है भाई, सम मीन समान होता है, विभव मीन आपका विभव। जैसे बताया है एकांक धनावेश को, क्लियर, एकांक धनावेश को हम कहां से लाए थे, एकांक धनावेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव बोलते हैं, क्लियर। और एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन्हें दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जुगाड़ आपका विभव है। वास्तव में विभव का डेफिनेशन आज तक बना ही नहीं है, उसी के जुगाड़ से इसका बना है, क्लियर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं समविभव पृष्ठ, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, क्लियर। मतलब प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक स्थिति पर इसका विभव एक समान रहेगा, चाहे वह A1 हो, चाहे वह B1 पृष्ठ हो, चाहे वह C1 पृष्ठ हो, चाहे वह D1 पृष्ठ हो, चाहे वह E1 पृष्ठ हो, चाहे वह E2 पृष्ठ हो, चाहे वह F1 पृष्ठ हो। प्रत्येक पृष्ठ पर आपका विभव समान रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। इसलिए वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, क्लियर। तो यह था समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आता है यहाँ पर एग्जाम्पल में आता है, यहाँ पर एग्जाम में भी आता है। इससे पहले 2-3 साल इसको अक्सर पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके कोई 3 गुण लिखिए, ठीक है। 3 नंबर में आता है तो समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुण लिखिए बोल के आता है। ये 4 नंबर में आएगा तो समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण है, क्लियर। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु, बिंदु कोई लड़की नहीं है, हम लोग बिंदु मानते हैं। बिंदु किसको बोलते हैं, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, क्लियर। किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, तो बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। यहाँ पर रेखा से तात्पर्य क्या है, रेखा जिसको हम लोग माप नहीं सकते, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और रेखाखंड की लंबाई आपकी निश्चित होती है, जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं। जैसे कि इस पैनल की बात करें, इस पेन की बात करें, इस इलेक्ट्रिकल पेन की बात करें, इसकी लंबाई निश्चित है, इसको हम लोग माप सकते हैं।
हैं कितना सेंटीमीटर है, कितना इंच है बोल के। क्लियर। तो जिसका मापन संभव है वह रेखाखंड है, जिसका मापन संभव नहीं है वह रेखा है। क्लियर। तो बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। क्लियर। बिंदु को केवल हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाते हैं कि मान लेते हैं भाई कि यह बिंदु है। क्लियर। इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अलग है। क्लियर। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए इसके गुण के बारे में देखते हैं। सभी में गुण और दोष होना जरूरी है, लेकिन अपना गुण को दोष से ज्यादा बना करके रखिए। आपके पास 60 गुण है तो 40 अवगुण रहना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए गुण ज्यादा होना चाहिए, तो इस कारण हम समविभव पृष्ठ के गुण को देखते हैं भाई। एट फर्स्ट समविभव पृष्ठ के गुण क्या बोल रहा है? पहला, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। डेफिनेशन से प्रूव कर दिया है ये भाई कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्लियर। तो आपका यहां पर आता है कि समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण है, समविभव पृष्ठ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नाउ एट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। मतलब कोई भी स्थिति हो, चाहे आप रायगढ़ में खड़े हो कि बिलासपुर में खड़े हो, कि चाहे आप दिल्ली में खड़े हो कि मुंबई में खड़े हो, आपके प्रत्येक बिंदु पर वो आपका जो विभव रहेगा वह एक समान रहेगा। नाउ सेकेंड स्थिति को हम लोग देखते हैं। आवेश किस पृष्ठ में विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य रहता है। जब आवेश को इसके पृष्ठ से हम लोग विस्थापित करते हैं, मींस यहां पर एक पृष्ठ ए है, यहां पर एक पृष्ठ बी है, बी को ए तक लाएंगे या ए को बी तक ले जाएंगे तो इस पर किया गया कार्य आपका शून्य रहेगा। किया गया कार्य क्या रहेगा? आपका शून्य रहेगा। मींस यहां पर हम लोग बोल सकते हैं अगर वर्क को हम लोग W से शो करें और बिंदु ए को बी तक ले आए या बिंदु बी को ए तक ले आए, मींस ए माइनस बी, या बोल सकते हैं भाई WB माइनस ए। क्लियर। तो इस पर किया गया कार्य आपका 0 होगा। क्लियर। जैसे कि मैं यहां से चल करके यहां आ रहा हूं, पुनः फिर वहां से चल करके यहां आ गया। क्लियर। ठीक है। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पुनः आ गया। क्लियर। तो यहां पर उसी चीज को बोला जा रहा है कि आवेश को इस पृष्ठ में विस्थापित करने पर किया गया कार्य आपका शून्य होता है। मींस WA माइनस WB इक्वल टू 0, मींस WB माइनस WA इक्वल टू 0। क्लियर। तो विभवांतर यहां पर आपका विभव है VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, या वर्क बोलेंगे तो WA माइनस WB इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। कार्य यहां पर आपका 0 होगा। क्लियर। नाउ थर्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं आपकी, यह समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होगी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री से मैं थोड़ा सा राइट साइड मूवमेंट करूंगा, इस साइड मूवमेंट करूंगा, मतलब ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहां पर देख रहा हूं तो आपका राइट एंगल हो जाएगा, मतलब लंबवत। इधर थोड़ा एंगल मूवमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? एब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ न्यून कोण है, यहाँ आपका सम कोण है, यहाँ पर आपका अधिक कोण है। क्लियर। तो लंबवत होगी मतलब 90 डिग्री का एंगल मूवमेंट करेगा, वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। मींस sin 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग लंबवत देखते हैं, समांतर देखते हैं, तो वहां पर cos थीटा आता है, sin थीटा आता है। उसी के बेस में हम लोग थर्ड नंबर को देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। नाउ फोर्थ, किसी वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। मतलब प्रत्येक स्थिति पर उस बिंदु का विभव एक समान रहेगा, चाहे वह A1 की बात हो कि B1 की बात हो, चाहे वह A चालक हो, चाहे वह B चालक हो, चाहे C चालक हो, चाहे D चालक हो, चाहे अल्फाबेट का कोई भी 26 अल्फाबेट का कोई भी चालक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रत्येक पृष्ठ पर उसका जो विभव है वह आपका समान रहेगा। इसलिए यहां पर बोला गया है कि किसी वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। आई होप ये आपके जो भी समविभव पृष्ठ के गुण है 1 बाय 1 आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट नंबर में क्या बोला मैं कि यह पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। परिभाषा से ये प्रूफ है भाई कि यह समविभव पृष्ठ जिसकी विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो। दूसरा में क्या बोल रहा है कि आवेश को इस पृष्ठ से विस्थापित करने पर उसके कार्य में क्या होता है भाई? कार्य का क्या मान होता है? 0 मान होता है। मतलब WA माइनस WB इक्वल टू 0। क्लियर। क्योंकि अगर वर्क करेंगे हम A को B तक ला रहे हैं या B को A तक ला रहे हैं, ये C को D तक ला रहे हैं, D को C तक ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर किया गया कार्य आपका 0 होगा, मतलब 0 ही होगा। चलिए लास्ट पॉइंट को देखते हैं भाई। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट देंगे तो वहां से दो समांतर रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये इसके विरुद्ध कार्य है। इस कारण से दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लास 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जिस तरीके से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, उसी प्रकार दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्लियर। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समांतर रहेंगे, एक दूसरे के समदूरस्थ
समदूरस्थ रहेंगे, मतलब समदूरस्थ से तात्पर्य यह है कि एक दूसरे से समान दूर पर रहेंगे। पहला 2 तो 2, पहला 4 तो 4, तीसरा 4 तो 4, चौथा 4 तो 4, पांचवा 5 तो 5। क्लियर। इसलिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये बोला गया है आपको क्लियर कट में कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समविभव पृष्ठ के गुण में हम लोग फर्स्ट नंबर में देखे हैं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्लियर। समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर क्या समान रहता है, तो विभव समान रहता है। दूसरा की चीज क्या है, आवेश किस पृष्ठ में विस्थापित के कार्य के नियम किया गया कार्य क्या होता है, तो क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्योंकि WA को मैं WB के सापेक्ष लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, WA माइनस WB इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। नाउ थर्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है और किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। एट लास्ट दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। आज का जो सेशन है, आज का बहुत ही सेशन लॉन्ग जाने वाला है, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध। यहाँ पर देखते हैं हम लोग विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर मैं दो समविभव पृष्ठ ले लिया, एट फर्स्ट हो गए, ये आपका सेकेंड हो गया। क्लियर। इस चालक का नाम मैं दे दिया भाई A, इस चालक का नाम दे दिया B। क्लियर। अगर आप लोग वीडियो देख ही रहे तो नोट डाउन करते जाएंगे, जितना आप नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स को आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आपके माइंड से बाउंसर की तरह गेंद चला जाएगा। क्लियर। तो इसलिए नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपको माइंड में समझ आता जाएगा। क्लियर। तो चालक की बात करें तो हमने यहाँ पर चालक ले लिया भाई, मैं दो चालक यहाँ पर ले लिया भाई, पहला A ले लिया, दूसरा B ले लिया। A चालक का जो आपका विभव है वो V है और दूसरा का क्या मैं ले लिया यहाँ पर V प्लस DV हो गया। क्लियर। ये आपका A चालक है भाई, ये आपका B चालक है। क्लियर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दर्शाते हैं, मतलब ये E सदिश हो जाएगा भाई। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा E हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग वर्क करते हैं ना, A से B तक लाते हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब WA माइनस क्या लाते हैं हम लोग, WB लाते हैं, या VA माइनस क्या लाते हैं आपको, VB लाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पहला A माइनस B हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा V, और V माइनस कितना हो जाएगा, V माइनस DV, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V माइनस V प्लस DV हो जाएगा, प्लस माइनस कारण ये कटेगा, आपको यहाँ पर DV आ जाएगा। क्लियर। मतलब VA माइनस DV इक्वल टू, अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि बल बराबर आपका जो बल गुणित विस्थापन होता है, मतलब क्षेत्र की तीव्रता होता है, क्षेत्र की तीव्रता और उसकी लंबाई होती है। ठीक है। क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता और क्या होती है आपकी विस्थापन होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता पर हम लोग ई से शो करें मैं, और विस्थापन जो है यहाँ से इसकी लेंथ है आपकी DL है। क्लियर। यहाँ पर आपकी लेंथ क्या है आपका DL है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव में संबंध WA माइनस WB या VA माइनस VB, मतलब A से B स्थिति में लाने पर या B से E स्थिति में लाने पर। तो क्षेत्र की तीव्रता ये विस्थापन E इंटू DL था यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, DV इक्वल टू देख रहे थे, यहाँ पर DV इक्वल टू हो जाएगा E इंटू DL, इस तरीके से देख रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो DV था, यहाँ पर आपका जो V प्लस DV है। क्लियर। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर E की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका DV बाय DL हो जाएगा ये। क्लियर। चूंकि यहाँ पर ये नेगेटिव भी रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये पढ़े कि E का मॉड रहता है भाई, मतलब यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव भी आता है DV बाय DL तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव हो जाता है। DV बाय DL ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, और यही DV बाय DL को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता, मतलब समय के साथ विभव के दर में परिवर्तन की दर को, समय के साथ अगर एकांक धनांक से समय के साथ जो विभव के परिवर्तन की दर है उसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। ये एग्जाम्पल में, ये आपका एग्जाम में आता है, विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता को हम किससे दर्शाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा व्यंजक आ गया जो कि 3 नंबर में आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलिए हम लोग देख रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव में संबंध, तो ये आ गया आपको। ठीक है। इसी DV बाय DL को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता की दर। चलिए इसी वजह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभव प्रवणता। चलिए जिसकी बात मैं कर रहा था अभी अभी मैं जिसका जिक्र किया भाई उसी जिक्र करते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, विद्युत क्षेत्र आपका ये E भाई साहब, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ DL, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर DV। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र है आपका E, विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E, और दूरी क्या है आपका DL, और आपका विभव परिवर्तन की दर क्या है आपका DV। क्लियर। तो इसी को भाई साहब हम लोग बोलते हैं DV बाय DL को ही बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या प्रवणता, विभव प्रवणता। क्या प्रवणता, विभव प्रवणता। जितना भी आपका फिजिक्स है डेरिवेशन पर ही आधारित है, लेकिन डेरिवेशन को जानने के लिए आपको थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि थ्योरी आपको नहीं आएगा तो डेरिवेशन आपका नहीं बनेगा।
चालक क्या है, कुचालक क्या है, स्थिर वैद्युत क्या है, वैद्युत चालक क्या है, परावैद्युत क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। क्लियर। तो विभव प्रवणता की दर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। तो विभव प्रवणता का सूत्र हो गया आपका dV/dl। क्लियर। अब यहाँ पर जो विभव प्रवणता की दर होता है, अगर इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर है तो अच्छा रहे, धनात्मक रहेगा, 0 से लेस रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा विभव प्रवणता की दर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा खोखले चालक के अंदर विभव। खोखले चालक के अंदर आपका विभव क्या होगा। सपोज यहाँ पर ये आपका एक चालक है इस तरीके से है जो कि उसका ये खोखला है। क्लियर। तो यहाँ पर जबकि हम लोग जानते हैं कि खोखले चालक के अंदर विभव क्या होता है, शून्य होता है। खोखले चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश नहीं होगा मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा, मतलब शून्य होगा। तो खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के क्या होता है, बराबर होता है। और खोखले चालक के अंदर जो विभव का मान होता है वह एक समान रहता है, और खोखले चालक के अंदर जो विभव रहता है वह आपका शून्य रहता है। क्योंकि यहाँ पर इसमें क्योंकि खोखले चालक में जितना भी आवेश रहेगा वह समान रूप से वितरित होगा। क्लियर। जैसे कि खाली जगह रहता है, नदी का पानी आते रहता है, पानी गिरते रहता है, खाली जगह जहां रहता है वहां पर पानी उसको पूर्ति करता है बराबर भागों में। क्लियर। जैसे कि आप किसी पानी को एक खेत से दूसरे खेत भी ले जाना है भाई, तो पहले वह एक साथ खेत में नहीं जाता है, धीरे धीरे करके जाता है, मतलब उसको समान रूप से वितरित करता है। क्लियर। धीरे धीरे करके पृष्ठ को वितरित करते हुए जाता है। उसी प्रकार खोखले चालक के अंतर्गत में जब हम आवेश को वितरण करते हैं तो वह समान भाग में वितरित होते जाता है। क्लियर। जैसे कि आप रोड में भी पानी को छिड़काव करोगे या पानी को आप लगाओगे, ठीक है, ये कहीं पर भी, तो वह समान रूप से उस रोड को क्रॉस करते हुए जाता है चालक। क्लियर। तो उसी प्रकार खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। मतलब ये अंदर भाई साहब है, ये अंदर की बात है, ये आपका बाहर की बात है। मतलब ये बाह्य पृष्ठ है और ये आपका क्या है, आंतरिक पृष्ठ है। ये आपका क्या पृष्ठ है, आंतरिक पृष्ठ है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू से यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको डेफिनेशन के थ्रू से क्या बोला जा रहा है कि यदि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, मतलब बाह्य में जो आपका पृष्ठ में जो विभव की मान रहेगा वही आपके अंदर के पृष्ठ में इसी विभव का मान रहेगा। इसलिए बोला गया कि खोखले चालक के अंदर जो विभव होता है वह एक समान होता है। क्लियर। और उसमें जो आवेश की मात्रा होगा वो समान रूप से वितरित होगा, इस कारण से यहाँ पर इसको विभव का मान 0 होगा। क्लियर। तो यह था हमारा खोखले चालक के अंदर विभव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है आवेशों के निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। इसको अच्छे से देखिए। तो आवेश के निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेश को मैं फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आपको। जो फिजिक्स है वो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पर वही आधारित है। अगर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को आप बेसिक से बेसिक जान गए, उसके बेसिक फंडामेंटल को जान गए, डेरिवेशन को जान गए, ठीक है, और उसका स्थिर आवेश को जान गए और विद्युत आवेश को जान गए, उसके बाद जब धारा विद्युत में आप मूवमेंट करोगे उसके बाद जितने भी आपका चैप्टर आएगा सब इजी पड़ जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका क्लियर है तो पूरा फिजिक्स से क्लियर है 12th का। क्लियर। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लियर नहीं है तो फिजिक्स आपका क्लियर नहीं है। 12th का जो फिजिक्स है वह आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पर ही डिपेंड है। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लिए मतलब आपको आसानी भाषा में, सरल से सरल भाषा में, सटीक से सटीक भाषा में आपको थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सभी चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी चैप्टर है उसमें आपका आवेश आएगा, वैद्युत आएगा, क्षेत्र आएगा, धारा आएगा भाई। अगर इसी को नहीं जानोगे तो आप के जो भी जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट आने वाले, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आवेश के निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इसलिए बोला गया है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आपका क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय मतलब विपरीत, सजातीय मतलब समान। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए पहुंच जाते हैं हमारे टॉपिक के पास। बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है किसी निकाय में उनके आवेशों की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय में उसके आवेशों की स्थिति के कारण कोई भी आवेश रहता है, उसका स्थिति को देख करके वह किस स्थिति में है, ठीक है,
किसी के स्थिति को देख करके ही, आप किस स्थिति में आए हो भाई, आप खा पी करके आए हो कि नहीं खा पी करके आए हो, आप खाली हो कि क्या हो, तो ठीक है, अगर एनर्जेटिक आप खा पी करके आए हो तो आपके में जो आपको स्थिति को देख करके अरे चलो यार क्या खा पी करके आए, कितना एनर्जी होगा इसके में, तो उसको हम लोग उस स्थिति का आपको स्थिति ऊर्जा करेंगे। अगर आप दिन भर से नहीं खाए हो, कुछ स्थिति में आ गए, मतलब आप नॉर्मल हो गए, एनर्जी डाउन हो गए, तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि इसकी स्थिति ऊर्जा बहुत ही कम है, ये काम करने के लायक नहीं है, ये काम नहीं कर सकता। आप पूरा एनर्जेटिक होकर के आते हो तो वहां पर लगता है भाई इसकी स्थिति ऊर्जा बहुत है, ये बहुत वर्क कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। क्लियर? तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी निकाय में, ठीक है, अब निकाय की बात है कि मतलब वहां पर एक से अधिक आवेश रहेंगे। जैसे यहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो एक से अधिक विद्यार्थी रहते हैं, किस विद्यार्थी की एनर्जी अलग होता है, दूसरे विद्यार्थी का एनर्जी अलग रहता है। किसी का स्थिति ऊर्जा जो ज्यादा एनर्जी है, एनर्जेटिक है, उसकी स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगा, जो जिसकी स्थिति ऊर्जा कम है वह कम एनर्जेटिक होगा। क्लियर? तो इसी बेस में यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि किसी निकाय में उनके आवेशों की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को, निहित मतलब उसी पर समाहित है, उसी के अंदर में समाहित है। क्लियर? क्योंकि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है आपका, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको सजाती है, ये आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी आपका गतिज ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग आप द्रव्यमान और वेग के रूप में शो अप करते हैं 1/2 mv², इस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी निकाय में उनके आवेशों की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नाउ सेकेंड, यहाँ पर अब बोल रहा है भाई, आवेश को लेकर के बोल रहा है, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। क्लियर? अब यहाँ पर बोल रहा है भाई देखो, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवेश के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। क्लियर? तो ये था हमारा आवेशों के निकाय की विद्युत ये बोल सकते हो या विद्युतीय बोल सकते हो, स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हो, क्योंकि किसी निकाय में उनके आवेशों की स्थिति को लेकर के, किसी भी आवेश के निकाय के स्थिति को लेकर के हम कोई भी डिसाइड करते हैं या उसको देख करके बताते हैं, उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा बार बार आ रही है इस चैप्टर में, स्थितिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जहां पर ऊर्जा आया यार, जहां पर ऊर्जा आया वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। जहां पर ऊर्जा दिखा वहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, लिख करके ले लीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल ऊर्जा पे ही ध्यान देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लियर, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत को लेकर के, उस वैद्युतीय आवेश को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेश को देख करके यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से मैं मान लेता हूँ भाई, ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये ए है भाई, ये बी है, ये सी है भाई, क्या दिक्कत है, ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है, ये आपका Q3 आवेश है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 आवेशों के निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को देख रहे हैं, 3 निकाय के। तो यहाँ पर तीनों निकाय में आप लोग आवेश की बात कर रहे हैं तो क्या लोगे भाई, Q1 लोगे, Q2 लोगे, Q3 लोगे। तो यहाँ पर इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q1 और 2 है तो Q1 2 हो जाएगा। इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q1 और 3 है तो Q1 3 हो जाएगा। इसका आवेश हो जाएगा Q2 3 हो जाएगा, इतना होगा। क्लियर? तो 3 आवेशों के निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं कि ए और बी का कितना है आपका, ए व बी का है आपका Q1 2 है। ठीक है, उसी प्रकार ए और सी का कितना है भाई, ए व सी का है। इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिकली इसको आपको जानना जरूरी है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर? तो ए और सी के बीच के देखेंगे तो Q1 3 हो जाएगा, और थर्ड देखेंगे हम लोग बी और सी के बीच के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है Q1 आवेश के कारण, तो इसका हम लोग संपूर्ण निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस ये हो जाएगा आपका Q3, इस तरीके से हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में देखेंगे तो। क्लियर? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी है, जैसे Q1 और Q2 की बात करेंगे, यहाँ पर Q1 और Q2 की बात करेंगे तो R12 आ जाएगा, प्लस Q1 Q3 की बात करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, R13 हो जाएगा, प्लस Q1 और Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 हो गया। Q2 और Q3 की बात करें, Q2 और Q3 की बात करें तो R23 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दूरी है भाई, इसको हम लोग R से तो शो करेंगे, R12 से, R23 से, R13 से, इस तरीके से शो करेंगे। अब यहाँ पर इसका सबमिशन आ जाता है, सबमिशन आ जाएगा तो यहाँ पर Q1 और Q2 आ जाएगा बाय R12 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा भाई Q1 Q3 बाय R13 हो जाएगा, प्लस Q2 Q3
बाय R23 हो जाएगा। इस तरीके से सबमिशन करोगे तो Q1 ये इस तरीके से I कर सकते हो, R I कर सकते हो, I इक्वल टू 1 से ये N तक जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू है आपका 1 2 3, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा तीनों आवेशों के निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, ये 6वां टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7वां टॉपिक, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होता है। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए ना, यहाँ पर जो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है, जो आपका यहाँ पर होता है, क्या होता है भाई, हमारा फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। मतलब जो विभव होता है भाई, वह कार्य और आवेश दोनों के अनुपात के तुल्य होता है। अब यहाँ पर आपका जो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से पूछता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वैल्यू होता है भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक होता है। क्लियर? ऊर्जा का बहुत सारे मात्रक होते हैं, उसी प्रकार एक मात्रक है भाई आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको शॉर्ट में EV से हम लोग शो अप करते हैं, जिसका उपयोग आणविक नाभिकीय तथा कण तथा परमाणुवीय भौतिकी में होता है इसका उपयोग। क्लियर? तो यहाँ पर बोला जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 को हम लोग किसी आवेश के वितरण के रूप में लगाएंगे, तो वहाँ पर जो उष्मा का संचरण होगा या उष्मा जो जूल के रूप में संचरित होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है, जिसका उपयोग आणविक नाभिकीय तथा परमाणुवीय भौतिकी में होता है। ये हो गया आपका एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसके बाद एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इसके बाद द्विध्रुव आवेश की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, फिर तीनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, फिर चतुर्थ आवेशों की स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे दोनों के बीच में, विभव और विभवांतर के बीच में जो आपको वैद्युत क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग इसके बाद क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पर जो आपका स्थितिज ऊर्जा आपका जो U होता है भाई, यहाँ पर जो आपका U होता है, क्या होता है भाई, R भी होता है इस तरीके से, R भी होता है और UR होता है इस तरीके से। क्लियर? तो जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है U अप से हमको उसको शो अप करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो V होता है भाई इक्वल टू होता है आपका W/Q, और जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर यूजेस भी आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यह किसका मात्रक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको टर्निंग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि ऊर्जा का एक मात्रक है, जिसका उपयोग आणविक नाभिकीय तथा परमाणुवीय भौतिकी में होता है। तो ऊर्जा का एक मात्रक क्या है बोलने से, ऊर्जा का एक मात्रक है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है बोलने से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ऊर्जा का एक मात्रक क्या है, जिसका उपयोग हम आणविक नाभिकीय तथा परमाणुविक भौतिकी में करते हैं। आणविक नाभिकीय में करते हैं, जैसे कि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणुविक भौतिकी में जब भी हम लोग भौतिकी क्षेत्र में आते हैं, तो उसके भौतिक गुणों का ही तुलना करते हैं। भौतिक में भौतिकी ऊष्मा का, भौतिक की संचरण का, भौतिकी में ऊष्मा का वितरण कैसे होता है, उसका संचरण कैसे होता है, उसका नाभिकीय विखंडन कैसे होता है, उसका नाभिकीय संलयन कैसा होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आपका परमाणुवीय नाभिकीय के अंतर्गत में हम लोग नाभिकीय संलयन, नाभिकीय और परमाणु के द्रव्यमानों में अणुओं की स्थिति क्या होती है, उसकी भौतिक स्थिति क्या होती है, अणु किस प्रकार से गति करते हैं, उसको केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। भौतिकी में भी इसका भौतिक गुण को ज़्यादा पढ़ा जाता है। क्लियर? क्योंकि भौतिकी विज्ञान ही बना है उसके भौतिक गुणों के बारे में, उसके भौतिक घटनाओं के बारे में, उसके भौतिक परिघटनाओं के बारे में लेकर के यहाँ पर आपको जो भौतिकी बना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर के यहाँ पर मैं बता दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अब यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर क्लियर हो गया भाई कि ऊर्जा का वह मात्रक होता है, जिसका उपयोग हम लोग आणविक नाभिकीय तथा परमाणु के नाभिकीय में किया जाता है। तो यहाँ पर हो गए एकल आवेश स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अगला पोर्शन को। क्लियर?